नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम फिज़िक्स में जो हमारी फ्लैश सीरीज़ चल रही थी उसकी एक यूनिट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दिस इज़ मी सार्थक रावत। और चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत अच्छी सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। पहले आप लोगों को हम समझाएंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों ने दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस या मटेरियल हैं उन सबको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करा है। जैसे फैराडे ने दुनिया में सारी चीज़ों को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया था, जो हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे बहुत से लोग आए। लवोजियर ने बोला दो ही तरह के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऐसे ही आज हमको समझना है कि तीन तरह के हम पे एलिमेंट होते हैं जिनमें, या तीन तरह के हम पे सब्सटेंस होते हैं जिनमें पहला है कंडक्टर या मेटल, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थोड़ा मॉडर्न ज़माने का है। मॉडर्न ज़माने में इसमें बहुत कंट्रीब्यूशंस और बहुत तरह की डिस्कवरीज, इन्वेंशन हुए, बहुत तरह के एप्लीकेशन निकले। तो सेमीकंडक्टर हमारा मेन फोकस रहेगा। हम ये भी देखेंगे कि जो नेचुरल हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसमें कैसे हम मॉडिफिकेशन करके उसे और बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बात करनी है चीज़ों से। सबसे पहले हमें क्या समझना है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में समझना है। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए, कंडक्टर कुछ और नहीं होता, मेटल ही होता है। ठीक है, इंसुलेटर कुछ और नहीं होता, जैसे लकड़ी हो गई, रेत हो गई, ग्लास हो गया, वो होता है। और सेमीकंडक्टर तो भाई अलग ही चीज़ है। आपने जैसे बचपन में वीडियो गेम्स खेले होंगे तो उसमें आपने देखा होगा एक ग्रीन तरह की हम पे प्लेट होती थी, स्क्रीन होती थी, आगे से ग्रीन होती थी, पीछे से आपकी ब्राउन कलर की होती थी, ब्राउनिश कलर की, जो वीडियो गेम की कैसेट्स आती थी, डीवीडीज़ आती थी, है ना। और बहुत सी चीज़ों में टीवी का रिमोट आपने जब बचपन में तोड़ा होगा तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा एक प्लेट निकलती थी ग्रीन तरह की, तो वो सेमीकंडक्टर के अंदर आती है। अब हमें ज़रा समझना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या भला है। तो ज़रा समझते हैं। देखिए, कंडक्टर कुछ और नहीं है, मेटल ही है। मेटल की डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ी ही है। कंडक्टर या मेटल क्या होते हैं, जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है बच्चों, कंडक्टर वो भी है जो बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। ठीक है, कंडक्टर एक और वो भी चीज़ है जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, और दूसरी वो भी चीज़ है जो अपने अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर कंटेन करके रखता है। ठीक है, कंडक्टर का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, मेटल होता है। बट क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर होते हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट को भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमने जनरली केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुका है। इलेक्ट्रोलाइट को ना कंसिडर करने के दो तीन कारण और हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट अपनी सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्टर नहीं होता। जैसे आपने नमक को देखा है ना, HCl को देखा है, जो भी एसिड देखे हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्टर नहीं होते। तो कैसी स्टेट में होते हैं, या तो मोल्टन या फ्यूज़ या एक्वस फॉर्म में होते हैं, जबकि मेटल में ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पे इसे इंक्लूड करने का ये कारण नहीं था क्योंकि देखो, इलेक्ट्रोलाइट में देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। वेन एवर चार्ज गेट्स ट्रांसफ़र, मैटर भी ट्रांसफ़र होता है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाई था, कैथोड एनोड, एनोड से कम होता जाता है मैटर और कैथोड में जमा होता जाता है। जबकि मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। लोहे की रॉड चाहे कंडक्टर, या आप उससे कंडक्शन करा रहे हो चाहे ना करा रहे हो, वो उतने ही मास और उतनी ही वॉल्यूम की या उतनी ही डेंसिटी की रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कंडक्टर में यहाँ सिर्फ मेटल को इंट्रोड्यूस करा है। कंडक्टर क्या भला है, कंडक्टर वही है जो मैंने आपको बता दिया, जिससे करंट पास हो सकता है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे चार्ज या इलेक्ट्रॉन भी होंगे। देन इसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर आपको पता ही है, हम बोल सकते हैं जो करंट को कंडक्ट ना होने दे अपने अंदर, या अपने विद इन चार्ज को पास होने ना दे। इसका मतलब उसको नफ़रत है चार्ज से। इसका मतलब ये भी है कि उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं, तो जैसे वुड हो गया, माइका हो गया, ग्लास हो गया, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। देन इसके बाद सेमीकंडक्टर क्या है। देखो, सेमीकंडक्टर मेरे को असली आखिरी में बताने का मतलब ही ये था कि सेमीकंडक्टर मैं आपको ऐसे डिफ़ाइन करूँ कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम हो बट इंसुलेटर से क्या हो, ज़्यादा हो। जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो बट इंसुलेटर से क्या हो, ज़्यादा हो, उसी को हमें क्या बोलना है, सेमीकंडक्टर कहना है। आप ये भी बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर वो हैं जिसमें चार्ज कैरियर्स या मेनली इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर से तो ज़्यादा हैं बट कंडक्टर से क्या है, कम है। इंसुलेटर से क्या है, ज़्यादा है, बट कंडक्टर से क्या है, कम है। सेमीकंडक्टर के बेसिक एग्जांपल अगर आप देखें तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स आप सभी ही जानते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं आपके सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, कार्बन नहीं लेंगे,
कार्बन क्यों नहीं लेंगे ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है, आज भी बता देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसे हम सेमीकंडक्टर ट्रीट नहीं करते। बीइंग इन ग्रुप 14 में तो वो है, तब भी हम उसे सेमीकंडक्टर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बेसिकली इसमें बात यही होगी, सेमीकंडक्टर वही होगा जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री भी हों। फ्री मतलब आसानी से वो मूव कर सकें विद इन देयर बॉडी, सेमीकंडक्टर की बॉडी में वो आसानी से मूव कर सकें, तो उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम तो बहुत काबिल होते हैं, बट कार्बन इतना काबिल नहीं हो पाता। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई 1s2 2s2 2p2। अब ये जो 2p2 है, ये 2p वाला जो सबशेल है, सबशेल पता है ना आपको, ऑर्बिटल सबशेल होता है, ठीक है। तो ये जो सबशेल है, ये सबशेल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है। अब अगर ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हुआ तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि देखो जो 2p2 में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज होंगे, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एक 2p वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं होने देगा, मतलब उसे बांध के रखेगा और वो अपनी कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई कार्बन इज़ नॉट अ सेमी कंडक्टर, ठीक है। देन इसके बाद अगर हमें कुछ समझना है तो सेमीकंडक्टर हमने एग्जांपल देख लिया क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। देन इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मेटल पे होगी। मेटल क्या है? मेटल जैसे कंडक्टर हो गया। देन उसके बाद सेमीकंडक्टर में होगी, एंड देन उसके बाद इंसुलेटर आएगा, मतलब इंसुलेटर की सबसे कम कंडक्टिविटी होगी। अब कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किस पे होगी? ऑब्वियसली जो करंट को पास ही ना होने दे या जिस पे बहुत कम चार्ज कैरियर की मात्रा हो। तो ऐसे कौन है? इंसुलेटर है। दैन उसके बाद रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? सेमीकंडक्टर की। और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? मेटल या कंडक्टर की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे किसके बारे में, कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। क्या चीज़? एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड हम लोगों को समझना है। देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक जो एनर्जी लेवल होता है वो दो तरह के बैंड्स में डिवाइडेड होता है। दो तरह के वो जो बैंड्स हैं वो कौन कौन से बैंड है? वैलेंस बैंड जिसे हम V.B कह देंगे, और कंडक्शन बैंड जिसे हम C.B कह देंगे, ठीक है। देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में दो तीन मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है कम, कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है ज़्यादा। और अब यहाँ हम हंट्स रूल भी लगाएंगे और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगाएंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस लेवल या उस सबशेल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। जितनी कम एनर्जी उतनी जल्दी फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। अब आप खुद ही समझो, हमने आपको बताया वैलेंस जो हमारा बैंड है उसकी एनर्जी क्या है? कम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, या नेचुरली उसमें होते ही हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहले वहीं भरे जाएंगे। और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। एंड देन इसके बाद क्या है? वैलेंस बैंड का लोअर लेवल होता है एनर्जी में, कंडक्शन बैंड का हायर लेवल होता है एनर्जी में, ठीक है। वैलेंस बैंड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होता, इट कैन नेवर बी एम्प्टी। बट जबकि कंडक्शन बैंड 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जनरली जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो हम 27 बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, बट हम 25 से ही काम चलाएंगे। तो जो कंडक्शन बैंड है वो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनरली जो लकड़ी पड़ी हुई है आपके घर में, प्लास्टिक पड़ा हुआ, सब रूम टेम्परेचर में सबके सब कंडक्टर होते, बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब उन सबके कंडक्शन बैंड खाली ही होंगे, ठीक है। हाँ, ये डिफरेंस है कि मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ फ़र्क तो होगा, वही हम लोगों को देखना है। तो रिपीट करते हैं दोबारा, वैलेंस बैंड क्या है? लोअर मोस्ट बैंड है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। कंडक्शन बैंड है हायर मोस्ट बैंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और कंडक्शन बैंड जनरली 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? खाली होता है। फिर ये आपको डिफरेंस तो मैंने बता ही रखा है कि वैलेंस बैंड की क्या है? कम एनर्जी है, और कंडक्शन बैंड की क्या है? हाई एनर्जी है, ठीक है। अब जनरली आप जानो, खुद ही बताओ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में किसको हम प्रीफर करेंगे? उसको करेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। और कम एनर्जी किसकी है बच्चों? कम एनर्जी हमारी वैलेंस बैंड की है। तो वैलेंस बैंड को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम कंसीडर करते हैं। किसको नहीं करेंगे? तो वो है कंडक्शन बैंड,
ठीक है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता चले और बहुत सारे डिफरेंस पता चले। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या डिफरेंस है। वैलेंस बैंड नीचे वाला लेवल है, कंडक्शन बैंड ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होता है इलेक्ट्रॉन से, कंडक्शन बैंड 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, खाली होता है। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए किसे कंसीडर करा जाएगा, तो वो है वैलेंस बैंड, और किसे नहीं करा जाएगा वो है कंडक्शन बैंड। लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, जो नीचे है, नीचे कौन है, वैलेंस बैंड, और हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, जो ऊपर है, जो कि कौन है, कंडक्शन बैंड है। अब जरा हम इसके बाद ये डिफरेंस समझेंगे कि ये तो आपको पता ही है, जो नोट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पॉलिश प्रिंसिपल जो लोअर एनर्जी बैंड है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में भरे जाते हैं, और उनकी स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट होता है, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यह है अपोजिट स्पिन के पेयरिंग होगी, और कहाँ होगी, वैलेंस बैंड में पहले होगी, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, कम है। अब जरा हम ये समझेंगे कि एनर्जी बैंड बनता कैसे है। तो यार मैंने आपको ये बता रखा है पहले भी, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में भी बताया है, हर जगह बताया है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एटम्स में अलग अलग सब लेवल्स में होता है, जिन्हें हम सब सेल्स भी कहते हैं। जैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, इन सब लेवल्स में और वो रहता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट यही है, एज इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस पोजेसिस अदर क्वांटम स्टेट्स लाइक 1s 2s 2p एक्सेट्रा। अब होता क्या है ज़रा समझो, शुरुआत के जो सब शेल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत पास होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव भी करे या नहीं मूव करे, पर वो फील्ड तो बनाएगा ही। फील्ड तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना। हम बोलते हैं कि एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। अब एक मूविंग चार्ज तो आपके रिस्पेक्ट में है ना। मान लो आप भी चार्ज की वेलोसिटी के जितने मूव करने लग जाओ, तो अब वही मूविंग चार्ज आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया। अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि चार्ज कैसा फील्ड शो करेगा, वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वो यूनिवर्सल नहीं है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसे यूनिवर्सल नहीं है, वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दूसरा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और मोशन और वेलोसिटी लगभग बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में होगा, रेस्ट में ही होगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में दिख रहा है, तो जो रेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कह रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के प्रभाव में वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम पे क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आपने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होना मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी तो सेम है बट अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पहले के जितनी बराबर नहीं रहती है। इसे ही हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में डी वैलिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रॉन है सब शेल्स में, वो एक दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से क्या हो जाते हैं, डीवैलिडेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इतना सा है कि अगर किसी सॉलिड में n एटम्स हुए, कितने एटम्स हुए, n एटम्स हुए, तो जो उसका टोटल एनर्जी लेवल होगा, जो उसका पूरा का पूरा एनर्जी लेवल है, वो भी n एनर्जी सब लेवल में डिवाइड हो जाएगा, इन n एनर्जी सब लेवल को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। कंटिन्यूस होते हैं ऑब्वियसली, मतलब ये क्वांटाइज होते हैं, कभी भी एनर्जी यहाँ पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फुल ही आएगी। तो ये चीज़ है। तो आपने कुल मिला के क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने ये पढ़ा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत अलग अलग सब शेल्स में होते हैं, जिन्हें हम क्वांटम स्टेट कहते हैं, जैसे 1s 2s और 2p। अब इसके बाद होता क्या है, सिंपल सी बात ये होती है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनाएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उनकी चपेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से डीवैलिडेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। अब हमें क्या बोला है, अगर कोई सॉलिड क्रिस्टल है, क्रिस्टल अब जानते ही हैं भाई, है ना, सॉलिड स्टेट में, तो अगर क्रिस्टल है और उसमें n एटम्स हैं, तो जो उसका टोटल एनर्जी फील्ड होगा, ठीक है, जो उसका डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटम लेवल है, वो भी n डिफरेंट सब एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे, एनर्जी बैंड कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ है। देन इसके बाद बच्चे अब हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप समझना है, तो ज़रा हम समझेंगे वो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। चलिए बच्चों, हम लोग क्या बोल रहे थे आपको
कि अब हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप समझना होगा। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, यही वो चीज़ है जो बैंड थ्योरी में आपको पता है 2 तरह के हम पे बैंड आ गए हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो यही वो थ्योरी है जो बैंड थ्योरी में डिफ्रेंशिएट करती है किस किस के बीच में, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब हम इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप क्या है। आपको पता है इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता, सेमीकंडक्टर थोड़ी बहुत कर देता है और मेटल तो क्या ही कहने उसके, मेटल तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्टिविटी शो करता है। ऐसा क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन तो सब में ही होते हैं क्योंकि सब एटम के बने हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि कोई तो इतनी अच्छी कंडक्टिविटी कर पा रहा है और कोई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे का कारण फॉरबिडन एनर्जी गैप ही है। आप ज़रा समझिए। देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो हैं, ये जो 2 बैंड हैं जिसमें वैलेंस बैंड नीचे वाले लेवल का है और कंडक्शन बैंड ऊपर वाले लेवल का है। तो ये जो नीचे ऊपर हमने बना रखा है ये किस बेस पे बना रखा है, तो आपको पता है ये सब एनर्जी के बेस पे बना रखा है। जिसकी एनर्जी कम है वो वैलेंस बैंड कहलाता है, वो नीचे रहता है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है और वो ऊपर रहता है। अब आप एक सिंपल सी बात समझिए, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप है, ठीक है, तो क्यों ना इसी के बेस पे हम सॉलिड्स को डिफाइन या डिफरेंशिएट कर दें। तो यहीं से समझिए क्या है। देखिए इंसुलेटर क्या है, जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है। अच्छा, जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जहाँ पे कंडक्शन बैंड ऊपर का है और वैलेंस बैंड का है नीचे का है, उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत बड़ा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। चलिए जी सेमीकंडक्टर में आते हैं। अब गैप थोड़ा छोटा होने लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे इतनी थोड़ी ताकत मिल ही जाएगी कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच जाए। अच्छा ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर हो गया। अब आपका मेटल क्या है, तो मेटल ऐसा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को ज़रा भी एफर्ट ना मानना पड़े, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही है और कंडक्शन में भी पहुंच गया, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करने लग गए, ओवरलैप करने लग गए। अच्छा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करने लग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को तनिक भी, जरा सा भी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी और वो एकदम से जंप मार के अपने आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा। चलिए सर ये तो सारी बातें बता दी आपने, पर पहले हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में तो बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, फॉरबिडन एनर्जी गैप आप पे क्या चीज़ है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, देखिए वैलेंस बैंड का सबसे अपर मोस्ट लेवल ले लो आप, और कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर मोस्ट लेवल ले लो। वैलेंस बैंड का सबसे अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर मोस्ट लेवल, वैलेंस बैंड का सबसे अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर मोस्ट लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाता है। तो यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम गैप या रीजन से सेपरेट करते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, जो एनर्जी का रीजन क्या है, अपर मोस्ट लेवल या हायर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच का है, उसे ही हम एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहेंगे। सबसे ज़्यादा ये इंसुलेटर में पाया जाता है, उससे थोड़ा सा कम लेंथ में, है ना, थिकनेस में, हाइट में सेमीकंडक्टर में पाया जाएगा। और सिंपल सी बात ये है कि मेटल में ये होता ही नहीं है, मेटल में कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है, वहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। यही हमें देखना है बच्चे। देखिए फिर यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये देखिए आप एनर्जी बैंड का डायग्राम देखिए, दिख रहा है आप लोगों को एनर्जी बैंड का डायग्राम, देख पा रहे हैं। देखिए क्या है एनर्जी बैंड का डायग्राम, सिंपल सी बात है। देखो ईजी आपका एनर्जी गैप है, आप कंडक्टर में देख पा रहे होंगे, वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है और बीच में हमने ओवरलैपिंग दिखा रखी है, मतलब यहाँ एनर्जी गैप कितना होगा, 0 होगा। एनर्जी गैप कितना होगा, 0 होगा। अब आप इंसुलेटर देखें, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जब छोटी छोटी बातें आती हैं तो हम एनर्जी की यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज़ करते हैं। एनर्जी की कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है,
किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप आपको पता ही है, वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला लेवल और कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला लेवल। सबसे ऊपर वाला लेवल देख लेना वैलेंस बैंड का और सबसे नीचे वाला लेवल देख लेना कंडक्शन बैंड का। इन्हीं के बीच के गैप को एनर्जी गैप कहते हैं। अगर ये 0 है तो वो मेटल हो जाएगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमी कंडक्टर। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये लिखा हुआ है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाएं तो हम इन्हें कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो हम इन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो हम इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। इतना क्लियर है? ये कुछ एक ट्रिवियल फैक्ट है, आप लोग याद रखना कि एनर्जी गैप, क्या चीज़? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना है? सिलिकॉन क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होगा। कितना कम है देख लीजिए आप, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए तो और भी कम है। कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप पे एक नोट आएगा बच्चे, ये नोट याद रखिए। क्या है? लो टेम्परेचर में ना सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ही बन जाता है। मतलब लो टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर के जैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन पे सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी लो टेम्परेचर में इतनी भी औकात नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप कर जाए। इसका मतलब वैलेंस बैंड बिल्कुल ही भरा हुआ होगा, क्योंकि कोई जंप ही नहीं कर पा रहा कंडक्शन बैंड की तरफ, और कंडक्शन बैंड पूरा ही खाली होगा। आप एक बात और याद रखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड। क्या? कंडक्शन जो होता है या कोई कंडक्टर कब बनता है? कोई कंडक्टर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से ही बन पाता है। जब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कंडक्टिविटी आती है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कितनी भी कोशिश कर लें अपने बैंड में, बट वो कंडक्टिविटी कभी भी क्रिएट नहीं करते। मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सबका वैलेंस बैंड भरा हुआ रहता है, बट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्शन बैंड में है तो ऑब्वियसली वो कंडक्टर या मेटल होगा। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर आ जाएगा, और जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी के कंडक्शन बैंड में, तो वो जो भी है वो आपका इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको याद रखना है, लो टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इतनी भी एनर्जी नहीं होती। आपको पता है कितनी है? जैसे जर्मेनियम की आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन की लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी भी एनर्जी नहीं होती इलेक्ट्रॉन पे, किस पे? सेमीकंडक्टर के, कि वो पार पा जाएं। इसलिए सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन जो करेगा वो हाई टेम्परेचर में ही करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, सेमीकंडक्टर के टाइप्स देख लेंगे बच्चों। सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का होता है? देखो, सेमीकंडक्टर जनरली होता कुछ और नहीं है, ग्रुप 14 का ही एलिमेंट होता है। कार्बन नहीं लेना। सिलिकॉन जर्मेनियम में बैटिंग कर लो, आप कर सकते हो, सिलिकॉन जर्मेनियम मान के चल सकते हो। तो सेमीकंडक्टर जनरली हम ग्रुप 14 के लेंगे। अगर हम प्योरली ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर ले लें या ग्रुप 14 के एलिमेंट ले लें, उनकी क्रिस्टल लैटिस ले लें, है ना, उनकी स्पेस लैटिस ले लें, तो उसे हम बोलते हैं प्योर टाइप का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है। दूसरा बच्चों क्या आएगा? हम क्या करते हैं, अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ खामियां हैं जो मैं आपको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी कंडक्टिविटी होगी वो अंदर के ही इंटरनल चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। अब इंटरनल चार्ज कैरियर जनरली रूम टेम्परेचर में बहुत ही कम होते हैं, इक्का दुक्का टूटते हैं बॉन्ड, तो दिक्कत होती है। कितना बढ़िया हो कि अगर हम किसी प्रोसेस से हम क्या कर पाएँ, टेम्परेचर से जो हमारी डिपेंडेंस है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तभी फ्री चार्ज कैरियर्स निकल पाएंगे और तभी कंडक्टिविटी हो पाती है इंट्रिंसिक में। कितना बढ़िया हो कि हम इस टेम्परेचर डिपेंडेंस से छूट जाएं, या हम सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर डिपेंडेंस से जुदा कर दें। इसके लिए हम करते हैं बच्चों इम्प्योरिटी एडिशन। इम्प्योरिटी एडिशन मतलब डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग जनरली क्या होता है, एक प्योर सेमीकंडक्टर में जो कि जनरली इंट्रिंसिक होगा, ग्रुप 14 का होगा, जैसे प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, उसमें हम उसकी क्रिस्टल लैटिस में हम किसी फॉरेन एटम का इंट्रोडक्शन करा देते हैं, इन्फ्लक्स करा देते हैं। वो फॉरेन एटम्स क्या हो सकता है? या तो वो
नेगेटिव टाइप का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव टाइप का हो सकता है, या तो वो ट्राईवैलेंट हो सकता है, या तो वो पेंटावैलेंट हो सकता है। क्योंकि प्योर वाला ग्रुप 14 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले हटा के, मतलब प्योर को हटा के 3 इलेक्ट्रॉन वाला ले आओ, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले को हटा के 5 इलेक्ट्रॉन वाला ले आओ। डाला तो आपने फॉरेन एटमी ना, तो इसे डोपिंग बोलते हैं। तो जनरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब भी हम डोपिंग करेंगे तो हम पे मॉडिफाइड टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे ही बन गया तो अब हमें इस चीज़ का भी वेट नहीं करना कि टेम्परेचर बढ़े और बॉन्ड टूटे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर निकले। इसका भी हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कंडक्टिविटी ऐसी ही हो जाएगी अपने आप। चलिए थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि एक सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो आप ज़रा समझिए, सेमीकंडक्टर में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, सेमीकंडक्टर में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली और होल्स के बीच में होता है। बट इज़ होल्स इज़ नथिंग। होल्स का एग्जिस्टेंस तभी आया जब इलेक्ट्रॉन था। आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जहाँ वो गया वहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से वो गया, जहाँ पहले था वो, वहाँ से वो चले गया, वहाँ पे देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अगर डेफिशिएंसी हो गई नेगेटिव चार्ज की तो वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट, जितना इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज का उतना ही अपोजिट आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी को हम होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल। होल इज़ नथिंग, होल इज़ द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट लीव्स द पॉजिटिव वैकेंसी विच इज़ नोन एज होल। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो अपने पीछे वो एक पॉजिटिव वैकेंसी छोड़ देता है, जिसे हमें होल कहना है। क्लियर है? चलिए, तो आपको पता चला यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और उसकी वैकेंसी जो पॉजिटिव होती है, जिसे हम होल कहते हैं। बॉन्ड अगर तोड़ना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जरा हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा है? इंट्रिंसिक या प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है। कौन सा है? इंट्रिंसिक या प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है। दिख रहा है आप लोगों को? सही बताओ। हाँ से दिख रहा है। इंट्रिंसिक या प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है। देखो इंट्रिंसिक या प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर जनरली क्या होता है? एक ऐसा प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल लैटिस होगी जिसमें हम कोई डोपिंग नहीं करते, कोई इम्प्योरिटी का एडिशन नहीं करते। जनरली डोपिंग या इम्प्योरिटी का एडिशन हम करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। मतलब अगर 10 लाख प्योर सिलिकॉन के एटम्स होंगे तो उसमें सिर्फ एक हमें पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की। ये प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसमें कोई डोपिंग या इम्प्योरिटी नहीं होती। इसमें कंडक्टिविटी ऑब्वियसली आपको पता है इंटरनल चार्ज कैरियर की वजह से होगी, जो कि है इलेक्ट्रॉन या उसकी पॉजिटिव वैकेंसी, जिसे हम होल कहते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ऑब्वियसली वो कोवेलेंट होगा, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है? पॉजिटिव वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब सबसे मेन बात है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पता है कंडक्टिविटी इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नथिंग एल्स। यहाँ पे कंडक्टिविटी सिर्फ किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन। तो नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें लगभग, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लगभग क्या केस होता है कि अगर 10 की पावर 9 कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनमें से सिर्फ एक को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल पाती है कि वो टूट के फ्री हो उसके इलेक्ट्रॉन और होल और वो कंडक्टिविटी क्रिएट करे। ठीक है, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। क्यों होती है लो? क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें जनरली 10 की पावर 9 बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से सिर्फ एक ही बॉन्ड को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल पाती है कि उसके एंथैल्पी की वजह से उसका बॉन्ड टूटे और चार्ज कैरियर फ्री हो। इसलिए यहाँ का जो करंट होता है इंट्रिंसिक करंट वो बहुत कम होता है। जनरली किस में होता है? माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक आपको समझ में आया। इंट्रिंसिक में क्या है? फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी या डोपेंट एटम। कंडक्टिविटी इंटरनल चार्ज कैरियर की वजह से होगी, जिसमें हम दोनों को ही गिनेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल को। बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन और उसके पॉजिटिव वैकेंसी होल के बीच में होगा। इसके बाद कंडक्टिविटी यहाँ बहुत कम है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में जनरली 10 की पावर 9 में से सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक हो पाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक करंट माइक्रो एम्पियर में होगा। और मैं आपको बता दूं प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में आपने डेंसिटी पढ़ा है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटीज़ बता देता हूँ। चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ दो तरह के चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज और होल चार्ज। देखो चार्ज डेंसिटी समथिंग बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे चार्ज बाई वॉल्यूम होगा। तो व्हाट इज़ होल डेंसिटी? होल डेंसिटी इज़ नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सेमीकंडक्टर। एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ आर या इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सेमीकंडक्टर। क्योंकि यहाँ पे
ना एक्स्ट्रा होल है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात कर रहा हूँ? इंट्रिंसिक की। ना यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा होल है। तो यहाँ पे दोनों की डेंसिटी लगभग क्या होगी? बराबर होगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही होल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम नॉर्मली भी देखें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे फर्मी लेवल की। फर्मी लेवल क्या है? एब्सोल्यूट जो हमारा जीरो टेम्परेचर होता है उससे नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 केल्विन जो होता है आपका, उसमें एक क्रिस्टल जो हमारा है उसमें सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं, सारे एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन हमारा फर्मी लेवल कहलाया जाता है। डोंट कन्फ्यूज इट विद फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, प्लीज अंडरस्टैंड। फर्मी लेवल इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल द एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0। ठीक है, एंड व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप? इट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन द अपर मोस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड एंड लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये आप याद रखना। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका लगभग फर्मी लेवल बीच में पाया जाता है कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ईजी का गैप है, ईजी का एनर्जी गैप है, तो फर्मी लेवल लगभग बीच में पाया जाएगा। मतलब वो कंडक्शन बैंड से Eg/2 नीचे होगा और वैलेंस बैंड से Eg/2 ऊपर होगा। क्योंकि Eg पूरा है उसका मिडल Eg/2 होगा, तो कंडक्शन बैंड से Eg/2 नीचे होगा और वैलेंस बैंड से Eg/2 क्या होगा? ऊपर होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? गुड। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, ये हमने पहला पढ़ लिया पेज। अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पेज ये कह रहा है कि ऑब्वियसली जरा अगर हम मेटल को ध्यान में रखें तो होता क्या है, जैसे जैसे मेटल में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मिलेगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है उतना ज़्यादा वो मेटल के नेटिव आयन से कोलाइड करेगा। जितना ज़्यादा वो मेटल के नेटिव आयन से कोलाइड करेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो सिंपल मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि मेटल के केस में क्या होता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बट सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। कंडक्टर के केस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम हुआ कम, कोलिजन हो गए, बढ़ गए, रेजिस्टिविटी बढ़ी और कंडक्टिविटी घट गई। टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल में कंडक्टिविटी घटती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे सिंपल क्या है, जैसे जैसे आप खुद सोचो टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर में, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने क्या बॉन्ड्स टूटेंगे? हाँ, तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। जितना ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे क्या उतने ही चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे? हाँ, तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतने ही ज़्यादा बॉन्ड टूटते हैं, उतने ही ज़्यादा हम पे क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स आज़ाद होते हैं। ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे और उतनी ही ज़्यादा हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स और होल फ्री होते हैं, क्योंकि और बॉन्ड टूटे हैं, जबकि वहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दैन इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको बता ही दिया है, मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर है। अब हम टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंस अपनी नहीं रखेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जनरली कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब भी हम उसमें डोपिंग करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। डोपिंग जनरली पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं और डोपिंग होती क्या है, फॉरेन एटम्स का एडिशन होता है। फॉरेन एटम्स को हम यहाँ इम्प्योरिटी एटम्स ही कंसिडर करके रखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए, तो आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ लिया, डोपिंग है, पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे, जनरली फॉरेन एटम्स की करते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का है। एक टाइप का है जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, उसको हम बोलते हैं पी टाइप, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, दूसरा हम पे है बच्चे एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। अब देखिए समझते हैं हम इसे क्या चीज़ है। सबसे पहले जरा आप एन टाइप समझ लो, पी टाइप खुद समझ में आ जाएगा। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर या डोनर टाइप का, नेगेटिव मतलब डोनर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर या डोनर टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा कैसे? सिंपल सी बात है, आपने कुछ नहीं करना। जैसे आपने समझ लिया, ये डायग्राम देखिए, बीच में आपको फॉस्फोरस दिख रहा है, उसे गोली मारो, थोड़ी देर के लिए यहाँ सिलिकॉन सोचो, तो चारों तरफ सिलिकॉन है और बीच में भी सिलिकॉन है।
बच्चों सिलिकन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है, और उसके चारों तरफ सिलिकन है 4, तो 4 बॉन्ड उसके सेटिस्फाई हो रहे थे। और अभी अगर बीच में सिलिकन था और उसके चारों तरफ 4 सिलिकन थे, तो भाई बीच वाले सिलिकन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी, और ये एक तरह का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। अब अगर हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने हैं तो हमें डोपिंग करनी पड़ेगी। डोपिंग किस तरह की करेंगे? पेंटावैलेंट डोपिंग करेंगे। हम सिलिकन की जगह, बीच वाले सिलिकन की जगह एक ऐसा एटम लाएंगे जो ग्रुप 15 से पाया जाता है, उसमें 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। ग्रुप 15 में बहुत से हैं, नाना पाटेकर सब्जी बेचेगा, नाइट्रोजन मत लेना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप कुछ भी लेना। मैंने फॉस्फोरस लिया है। आपको पता है बीच वाला जो भी आएगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 जो आपको सिलिकन दिख रहे हैं चारों तरफ, इनके साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं। बट जो हमारा फॉस्फोरस आया उस पर तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बना सकते हैं। बनाने तो सिर्फ लैटिस में कितने हैं? 4 ही हैं। देखो इस फॉस्फोरस ने एक ऊपर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। लेके ये अपने साथ 5 आया था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी भी। वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंडक्टिविटी करेगा। आपको दिख भी रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। यही इलेक्ट्रॉन आपकी क्या करेगा? कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा। इतना क्लियर है? यही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्रिएट करता है। और कंडक्टिविटी यहाँ पे टेम्परेचर का गुलाम नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़े ना बढ़े, इस इलेक्ट्रॉन ने तो फ्री ही रहना है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी कंडक्टिविटी क्रिएट कर देता है। अब हमें टेम्परेचर के बढ़ने का वेट नहीं करना है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब हमें टेम्परेचर के बढ़ने का वेट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। इलेक्ट्रॉन किस तरह का होता है? नेगेटिव टाइप का होता है, इसलिए ही हम इसे क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक तरह का डोनर एटम होता है या डोनर आयन होता है, तो इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो अब डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ। व्हेन ग्रुप 15 यानी सिलिकन जर्मेनियम को हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, Sb(As) एंटीमनी, इन सब से हम क्या करते हैं? डोपिंग कराएंगे। तो लैटिस में तो 4 बॉन्ड बनाने थे, जो हमने इम्प्योरिटी लाई वो 5 बॉन्ड बना सकती है। 4 बॉन्ड बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वही कंडक्टिविटी करेगा। वो नेगेटिव टाइप का चार्ज कैरियर है, इसलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर या डोनर टाइप का कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो हम या एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, इसमें होगा क्या? वैलेंस बैंड दिख रहा है, कंडक्शन बैंड दिख रहा है, आपको हमसे डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के पास बनाना है। जो आपका डोनर लेवल है, ये डोनर लेवल है ना जो, ये आपको कंडक्शन बैंड के पास बनाना है। किसके पास बनाना है? कंडक्शन बैंड के पास बनाना है। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ज़रा पी टाइप समझ लीजिए, पी टाइप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बीच में पहले सिलिकन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सिलिकन। उसके चारों तरफ 4 सिलिकन थे, तो वो भाई 4 बॉन्ड बनाता। अब जैसे हमने एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली, पी टाइप में हम डालेंगे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? बोरॉन हो सकता है, ग्रुप 13 से लाओ, बैंगन, आलू, गोभी, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे डाल सकते हैं। जब हम बोरॉन डालेंगे, गैलियम डालेंगे, एल्यूमिनियम डालेंगे, इंडियम डालेंगे, इनकी टेंडेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन बनाने की, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बनाने की। बट जिस लैटिस में हम इसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पहले सिलिकन था। सिलिकन तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाता था, इन्होंने 3 ही बनाने हैं। तो अब एक वैकेंसी रह जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख रही होगी, ये वैकेंसी दिख रही है। बाकी सब जगह देखो भरा हुआ है, बट यहाँ पे एक वैकेंसी है, दिख रही है आपको? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। तो यहाँ पे पॉजिटिव टाइप की वजह से क्या है? कंडक्टिविटी है। यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से कंडक्टिविटी है। यहाँ पे एबंडेंस है होल की, उसकी वजह से क्या है? कंडक्टिविटी है। तो इसलिए इसे एक्सेप्टर टाइप, एक्सेप्ट करना है ना इलेक्ट्रॉन को, उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, या आप बोल सकते हो उसे पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? जो ग्रुप 14 सिलिकन जर्मेनियम है, वो प्योर सेमीकंडक्टर जो है उसे हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इनसे डोप्ड करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब देखो 4 बॉन्ड बनाने थे जिन्हें हम लाए हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, इंडियम हो गया, वो 3 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड तो बन नहीं पाया, तो बॉन्ड नहीं बना मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब होल की एबंडेंस है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एक्सेप्टर लेवल है। देखो आपको मैंने बताया डोनर लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड के पास बनता है, एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के पास बनेगा। इसके पीछे भी रीज़न आपको पता ही है। अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कंडक्शन बैंड से तो कर नहीं सकते, होते तो वैलेंस बैंड में ही है। तो वैलेंस बैंड के पास बनेगा एक्सेप्टर लेवल,
जबकि जो आपका डोनर लेवल है, कौन सा लेवल है, डोनर लेवल, तो डोनर लेवल आप कहाँ बनाओगे, कंडक्शन बैंड के पास बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो पहले से वो कंडक्शन कर रहा है, अगर चाहिए होंगे तो ये वाले लेंगे उसे नीचे वाले, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना साहब। चलिए अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, हम देखना चाहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर का डिफरेंस। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, आप बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या होल की। यार होल तो मूव ही नहीं करता, होल क्या है, होल मूव करते हुए लगेगा, बट वो होल मूव नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा है। इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ अपनी जगह छोड़ देगा वहाँ होल होगा। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो होल आपको लगेगा लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, यहाँ पे देखो ये नोट लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। अच्छा दोनों हम सेम बैटरी में लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो ई को मारो गोली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में, ये म्यू मोबिलिटी याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मोबिलिटी। अब मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है। मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आया, इसका मतलब जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा, वो ज़्यादा मूव करेगा, उसका मोशन वाली टेंडेंसी ज़्यादा होगी। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है होल से, तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी, किससे, होल से। इतना आपको क्लियर है, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी, किससे, होल से। चलिए आ जाइए यहाँ देखिए कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होल का चार्ज जो कि लगभग सेम ही है, दूसरी नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन होल की कितनी है कि मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सेमीकंडक्टर में वो कितने पाए जा रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगी। तीसरी चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, उनकी मोबिलिटी कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, कौन ज़्यादा मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, वो क्या होगा, वो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। कंडक्टिविटी अगर आपको सेमीकंडक्टर की निकालनी है तो व्हाट इज़ दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। अब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कंडक्टिविटी निकालनी है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की आएगी वो आएगी ई जो कि चार्ज है, म्यू ई जो कि क्या है, मोबिलिटी है, और एन ई जो कि नंबर डेंसिटी है, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब ई एन ई यू ई। ऐसी नंबर जो आपका सिग्मा कंडक्टिविटी होल की होगी वो क्या होगी, चार्ज ऑफ होल जो कि ई ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल जो कि म्यू एच है, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेना देना क्या है, यहाँ तो मोबिलिटी से लेना देना है, तो मोबिलिटी ऑफ होल जो कि म्यू एच है, और फाइनल बात जो आपकी क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल है जो कि एन एच है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सिग्मा आ जाएगा, देखो ई तो बाहर आ जाएगा, तो आप पे क्या बचेगा, आप अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल और मोबिलिटी ऑफ होल। तो आप ये याद रख लेना साहब। अब रेजिस्टिविटी सिग्मा का ही उल्टा होता है, सिग्मा का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो अगर सिग्मा का उल्टा रेजिस्टिविटी होता है तो सिग्मा तो आपको क्या आया, ई एन ई यू ई प्लस एन एच यू एच, इसका रेसिप्रोकल आपका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो इतना आप लोग याद रख लेना। अब हमें देखना है कंडक्शन पर यूनिट एरिया, मतलब करंट पर यूनिट एरिया जिसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। तो ज़रा हम वो भी समझ लेते हैं, जो कि ये चीज़ है। देखिए क्या है कंडक्शन करंट या करंट पर यूनिट एरिया, क्या चीज़ है ज़रा आप समझिए। कंडक्शन करंट या करंट पर यूनिट एरिया क्या है, ये जे ही है। जे आपको पता है क्या होता है, जे आपका करंट डेंसिटी होता है, उसे ही हम कंडक्शन करंट कह रहे हैं। यहाँ पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ के आ रखा है कि जे जो होता है वो कितने के बराबर होता है, सिग्मा ई के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, सिग्मा ई। ई ऐसी रहने तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ई एन ई यू ई प्लस एन एच यू एच। तो हम ये डाल देंगे और हमारे ये आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो इतना आप लोगों ने चीज़ पढ़ी। हम देन इसके बाद हम आपको नई चीज़ बताएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, क्योंकि हमने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है। ठीक है, थैंक यू।